हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। तो चलिए इस लॉकडाउन में रेलवे एनटीपीसी को ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं और यह दौड़ पड़ी हमारी स्टडी की रेलगाड़ी। मैं आर के पटेल इस सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, प्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? 4 ऑप्शन, नागसेन, वसुबंधु, नागार्जुन और अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। जो नागार्जुन थे ये कनिष्क के दरबारी गणितज्ञ थे। तो नागार्जुन ने ही शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस, चोलों ने, बी चांदेलों ने, सी चालुक्यों ने और डी राष्ट्रकूटों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्यों ने। चालुक्य वंश के शासकों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शंस हैं, ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, सी हाल और डी सिमुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाल नामक सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शंस हैं, ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने और डी कुषाणों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने ही भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शंस हैं, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद आदिल शाह और डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद था इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित एक मस्जिद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिससे उसे चुनाव में खड़ा किया गया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के योग्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन हैं? 4 ऑप्शन है, ए यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बी इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सी सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है और डी यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 24 के द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के भाग 2 में आता है। इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और M.K. पणिक्कर थे। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शंस हैं ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व और डी नागरिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है यह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। इन तत्वों का कार्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 6, 5, 4 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या टोटल 4 है। वाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को शामिल किया जाता है। ये चारों वाह्य ग्रह आकार में बहुत बड़े हैं और इनका बड़ा उपग्रहीय परिवार है। ये ग्रह अपेक्षाकृत बड़े और कम घने हैं। ये प्रायः हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया व मीथेन गैस से बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, कोर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल जो होता है यह पृथ्वी का बिचला परत होता है। 3 परत में से बिचला परत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, इनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। वही अफ्रीका महाद्वीप के देश को देखते हैं तो इसमें है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी जो कि फ्रांस में है, और ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ऑप्शंस हैं ग्रेनाइट, संगमरमर, बेसाल्ट और सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है यह एक कायांतरित चट्टान है। अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप एवं दाब यानी हीट एंड टेम्परेचर के कारण परिवर्तन हो जाने से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। जो माउंट एटना ज्वालामुखी है यह यूरोप में स्थित है। यह इटली देश के सिसिली द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है और यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कौन? तो माउंट एटना ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं अवस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, कच्चे माल की कमी और अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में समझते हैं। तो संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वाले की मांग बढ़ गई है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किन देशों में मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शंस हैं विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्धविकसित देशों की और अल्प विकसित देशों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित देशों की। जिन विकसित देशों की मुद्रा को आधार मानकर अन्य विकासशील देशों की मुद्रा का मूल्य लगाया जाता है, इसमें अधिकतर पश्चिमी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश, जापान, चीन और रूस की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो इसके ऑप्शन है 1949 में, 1966 में, 1991 में और 1994 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। 1991 में भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शंस हैं द साइंटिफिक इंडियन, विंग्स ऑफ फायर, माई कंट्री माई लाइफ एंड इग्नाइटेड माइंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ जो है यह लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द साइंटिफिक इंडियन, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, ये तीनों जो हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं यूरेनियम, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। जो यूरेनियम है यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका प्रयोग विद्युत को उत्पन्न करने में किया जाता है। इसको विद्युत रिएक्टर में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। और जो हाइड्रोजन बम होता है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, वहीं परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, यानी परमाणु विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस पर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। वायुमंडलीय दाब कम होने से उबलने का ताप बिंदु कम हो जाता है, यानी कम टेम्परेचर पर ही पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं हथौड़ी से पीटकर, गर्म करके, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हथौड़ी से पीटकर और गर्म करके, इन दोनों तरीकों से चुंबक को अचुंबकीय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ऑप्शंस हैं एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। वहीं एमीटर जो है यह विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पोटेंशियोमीटर जो है यह विद्युत विभव को, और वोल्ट मीटर भी विद्युत विभव को मापने में काम आता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वह उतना शुद्ध विद्युत विभव नहीं माप पाता है जितना कि वोल्ट मीटर माप लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शंस हैं बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगर किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? ऑप्शंस हैं करंट के प्रवाह को कम करता है, करंट के प्रवाह को बढ़ाता है, प्रतिरोधकता को कम करता है और वोल्टेज को क्षणिक कम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट के प्रवाह को कम करता है। देखिए, ट्यूबलाइट के जलने में चौक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ट्यूबलाइट को ही फ्लोरोसेंट लैंप कहा जाता है। जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो शुरुआती विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। यह विद्युत धारा ट्यूबलाइट को खराब कर सकती है, अतः इस विद्युत धारा के मान को कम करने के लिए चौक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं एक वायरस, चुंबकीय डिस्क, भंडारण उपकरण, प्रोग्राम में एक गलती और एक प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम में एक गलती। प्रोग्राम में एक गलती होती है या कोई भी गलती होती है तो उसको बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? ऑप्शंस हैं एडवर्ड कास्नर कार्टने, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, यहाँ टीम नहीं टिम होगा, टिम बर्नर्स-ली और विनोद धाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
टिम बर्नर्स ली, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ ना होगा म होगा, टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शंस हैं डाल्टन, बर्जिलियस, रदरफोर्ड और एवोगाड्रो। इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही कहा था कि परमाणु जो है यह अभाज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेरेल, रोन्टजन और आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ने ही रेडियोधर्मिता की खोज की थी। वही रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रोन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी और आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी m=mc² का समीकरण दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का और नाभिक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक का। रेडियो सक्रियता जो है यह नाभिक का एक गुण है, यानी कि जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट निकलते हैं वो नाभिक से ही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित रेडियो तरंगों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शंस हैं रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन और रेडियो सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा यह होगा सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ऑलेरी कल्चर कहते हैं। वही फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए और शराब की किण्वन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोगों की जन्म थ्योरी के लिए। जो पास्चर हैं ये रोगों की जन्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। रेबीज का टीका जो है यह भी लुईस पास्चर ने ही खोजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है गर्सिया, मूर, माया और खासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्सिया। जो गर्सिया जनजाति है यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है और यह नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है इतनार, थारू, भील और मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू। जो थारू जनजाति है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों, बिहार के चंपारण तथा दरभंगा जिलों तथा नेपाल के पूर्व में भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई एवं भाबर क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कौन? ये थारू जनजाति के लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में है। इन्होंने ही सूफी संप्रदाय का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं मुश्ताक अली, असदुल्ला खान, सैफुल्ला खान और यूसुफ खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असदुल्ला खान। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम जो है वह असदुल्ला खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है नटराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शंस हैं चिदम्बरम में, रामेश्वरम में, मदुरै में और तंजावुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरम में। चिदम्बरम में ही नटराज मंदिर अवस्थित है और यह चिदम्बरम जो है यह तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कृष्णराज सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है मैसूर में, उदयपुर में, कोटा में और हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर में।
कृष्णराज सागर बांध मैसूर में स्थित है और इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वीरभूमि किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, बाबू जगजीवन राम और भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? 4 ऑप्शंस हैं क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हेक्टर मुनरो और हेराल्ड विल्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेराल्ड विल्सन। हेराल्ड विल्सन ने ही मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था। मुक्त विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय होता है जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन करवाया जाता है, यानी आप जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजी हैं फिर भी आपका एजुकेशन चलता रहेगा। सिर्फ एग्ज़ाम के दिन आपको जाना होता है और हफ्ते में 1 या 2 दिन आपकी क्लास चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस हैं 1950 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1987 ईस्वी और 1988 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षरता के द्वारा शिक्षित करना है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शंस हैं 60%, 70%, 80% और 90%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। जो प्लाज्मा होता है इसमें जल का 90% मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हीमोफीलिया में क्या होता है? ऑप्शंस हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी चिपक जाते हैं और डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। जो हीमोफीलिया होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी अगर आपका ब्लड निकलने लगा तो फिर वो कंटिन्यू निकलता ही जाएगा जब तक कि इसको रोकने के लिए उचित उपचार ना किया जाए या फिर जब तक किसी की जान ना चली जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं मस्तिष्क, रक्त, यकृत और अमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त। जो रक्त होता है यह एक संयोजी ऊतक होता है। अब बात आती है कि संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो 2 अंगों को जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं, जो एक रक्त भी इस तरह का ऊतक है। इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन का यह सेट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।